नाज़रीन आदाब, यूपी की इंतखाबी जंग में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में सर्दी शबाब पर है, साथ ही अवाम इंतखाबी गर्मी का मजा भी ले रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से बीजेपी का दामन छोड़ा तब से बीजेपी कुछ उलझन का शिकार थी, लेकिन आज उससे ऑक्सीजन मिल गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से किस्मत इसलिए नहीं आजमाई क्योंकि उन्हें शिकस्त का डर था, और शिकस्त के डर से ही इन्होंने गोरखपुर का रुख किया। उधर पर्चे नामजदगी भरने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अलग अलग अंदाज से लोग पर्चे नामजदगी दाखिल करने पहुंच रहे हैं, उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं यूपी की इंतखाबी जंग। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे लीडरान अपने लिए नई नई राहें तलाश रहे हैं। कोई बीजेपी छोड़ एसपी में जा रहा है तो कोई बीजेपी का दामन थाम रहा है। इसमें बड़ी तादाद उन लीडरों की है जिनको लगता है कि उनकी पार्टी इस बार बाहर का रास्ता दिखाने वाली है, तो वो अपने लिए नई राहें तलाश करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक बड़ा बदलाव यूपी में देखने को मिला। कांग्रेस के बड़े और कद्दावर लीडर आरपीएन सिंह ने पाला बदल लिया है। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की रुकनियत हासिल की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरपीएन सिंह ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मैंने 32 साल पहले जिस पार्टी का दामन थामा था, अब वो पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस पार्टी में उन्होंने अपनी आधी जिंदगी गुजार दी, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अदा की, उस पार्टी से वो मुतमईन नहीं हो सके, तो अब नई पार्टी उनको कितना मुतमईन कर पाती है और वो पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है, तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। कांग्रेस के तजुर्बाकार लीडर आरपीएन सिंह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सियासत गर्म है। कुशीनगर के लोग भी इस तब्दीली से मुत्तफिक हैं। आरपीएन सिंह की शमूलियत बीजेपी के लिए राहत की खबर है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद से पार्टी में बेचैनी देखी जा रही थी। जानकारों की माने तो आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। देखिए, वो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, उनका परिवार भी कांग्रेसी रहा है, और उनके व्यक्तिगत लोग हैं, व्यक्तिगत वोट है, और ओबीसी पूर्वांचल के बड़े चेहरे हैं, और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं लोग, और व्यक्तिगत यहाँ पाते रहे हैं वोट, और वोट गणित वह जानते हैं, और पुराने राजनीति के रहे हैं। इसलिए जो है भाजपा इधर और मजबूत होगी। पिछड़ों में की लड़ाई जो भाजपा लड़ रही है उसमें और मजबूती मिलेगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो थे वो बाहरी थे, और यहाँ आकर के भाजपा के दम पर वह जो है अपना चेहरा बनाए थे, और उनके जाने के बाद लोग यहाँ कुछ आक्रोश लोगों में है, कुछ जातिगत वो उनके पक्ष में भी लोग हैं, लेकिन कुल मिलाकर के भाजपा इधर मजबूत होगी। स्वामी प्रसाद के जाने से कोई असर भाजपा पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ओबीसी चेहरा और एक बड़ा चेहरा पूर्वांचल को भाजपा ने ले लिया है आरपीएन सिंह के नाम पर। कांग्रेस का तो समझिए बहुत बड़ा डैमेज हुआ है आरपीएन सिंह का निकलना, और भाजपा के लिए फायदा ये है कि एक स्वामी प्रसाद मौर्य जो इनके लिए एक नाम था, और नाम को ही भुना रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, और कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि 3 से 4% वोट हमारे साथ कुशवाहा है जो पूरे प्रदेश में प्रभावित करेगा। मुझे लगता है स्थानीय स्तर पर 20 से 25 या 30% अधिक से अधिक कुशवाहा वोट को प्रभावित कर पाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य।
लेकिन आरपीएन सिंह के आने से भाजपा को अच्छा फायदा होने वाला है और उस बात को भी वो बात भी अब बीते दिनों की बात हो जाएगी जो बाकी दलों के लोग ये कह रहे थे कि एक बड़ा नेता इनसे टूट गया है। ये आरपीएन सिंह निसंदेह एक अच्छे नेता रहे हैं और यहाँ से पडौना सदन से लगातार 3 बार विधायक भी रहे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं और उनकी बिरादरी में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। तो उनके आने से पिछड़े वर्ग का एक मजबूत समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद आज आरपीएन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के छोड़ने के बाद ओबीसी वोट जो थे, पिछड़े वर्ग के वोट को लेकर पेशो पेश में फंसी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आरपीएन सिंह के रूप में एक संजीवनी मिलने वाली है। लोगों का भी यह कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बाहरी नेता थे और उन्होंने कुशीनगर में जीत हासिल किया, लेकिन अब वह स्थिति नहीं होगी क्योंकि आरपीएन सिंह का जो कद है वह कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पे भारी होगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह कुशीनगर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल की राजनीति दिलचस्प मोड़ पे है। अशोक शुक्ला, न्यूज़ 18, कुशीनगर। योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से इंतखाब लड़ते तो उनको शिकस्त हो जाती, इसीलिए उन्होंने अयोध्या छोड़कर गोरखपुर का रुख किया। ये हम नहीं बल्कि राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है। आचार्य सत्येंद्र दास ने खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने ही सीएम को मशवरा दिया था कि वो अयोध्या से किस्मत आजमाई ना करें क्योंकि यहां से उनकी जीत मुश्किल पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि माहौल यहां गड़बड़ है, साधु समाज में भी नाराजगी है, राम मंदिर के लिए सड़क की कुशादगी को लेकर भी मकामी अवाम में नाराजगी है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि योगी आदित्यनाथ वजीर आला हैं, कहीं से भी इंतखाब लड़ते तो जीत जाते, लेकिन अगर कहीं यहां से शिकस्त हो जाती तो ये बहुत शर्मनाक बात होती। नाज़रीन, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने गुज़िश्ता 5 साल में 40 से भी जायद बार अयोध्या का दौरा किया है। अगर योगी आदित्यनाथ को यहां से भी शिकस्त का खतरा है तो क्या ये वाकई बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? जब ये पता चला मीडिया के माध्यम से कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो यहाँ की माहौल देख करके हमने एक सुझाव दिया था कि यहाँ की अपेक्षा यदि वो गोरखपुर से लड़े ज्यादा अच्छा होगा। वैसे वो मुख्यमंत्री हैं, किसी जगह से लड़ते उनकी विजय होने में कोई संशय नहीं था, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ ऐसे गड़बड़ था, कुछ साधु समाज में भी एकता नहीं दिखाई दिया। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि वो हमारे ऐसे संबंध हमारे यहाँ आज से नहीं 3 पुरुषों से संबंध हमारे गुरु से रहे और हमसे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई परेशानी हो तो ये उचित नहीं है। अयोध्या का गौरव है, अयोध्या में यदि इस प्रकार की बात होती तो बहुत ही शर्मनाक बात होती। ऐसी स्थिति में मैंने एक सुझाव दिया था कि यदि अयोध्या से न लड़ करके और गोरखपुर किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़े तो ज्यादा अच्छा है, और उन्होंने इसको स्वीकार किया, माना हमारे सुझाव को, और गोरखपुर से सदर से लड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ से लड़ते तभी भी उनको अच्छा रहता है यहाँ अयोध्या से भी, लेकिन हमारे सुझाव को उन्होंने माना क्योंकि यहाँ के एकता न देख करके हमने इस प्रकार की बात कहा था। क्या क्या दिक्कत ये रही कि कुछ लोगों को प्रशासन उजाड़ दिया था, वो इधर विरोध उन्हीं जोगीनाथ के कर रहे थे। कहीं पर प्रस्ताव आया जो मार्ग बनाने का राम जन्मभूमि तक के, उसमें जो दुकानदार है वो सब विरोध में आए, और उसके बाद में कुछ साधु संत हैं वो भी विरोध में आए। तो इन सबको देख करके हमने एक सुझाव दिया था। मेरठ में मरकजी वजीर डॉक्टर संजीव बालियान ने समाजवादी पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। एसपी को गुंडों की जमात बताते हुए बालियान ने कहा कि अखिलेश के दौर में फसादात हुए थे, हर जिले में एसपी के मुजरिमों का टोला है। पार्टी ऐसे चेहरों को टिकट दे रही है जिन पर कत्ल, डकैती और छेड़छाड़ के संगीन इल्जामात हैं। डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि पहले मगरबी यूपी मुजरिमों का गढ़ था, लोग अंधेरे में घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन मौजूदा सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है कि अखिलेश यादव का डेवलपमेंट के प्रति कुछ सोच रही है। अखिलेश यादव तो 5 साल में दंगा करवाते रहे, उनके जो विधायक थे या उनके जिस तरह के गुंडागर्दी उस राज में थी। देखिए, मैं बार बार कहा, मैं कल भी कहा, ना हम पाकिस्तान की बात करना चाहते चुनाव में, ना हम जिन्ना की बात करना चाहते। ये ध्रुवीकरण की बात अखिलेश यादव करना चाहते हैं।
हम तो अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। हमने अच्छा काम किया तो जनता हमें समर्थन देगी, हमारा काम अच्छा नहीं रहा तो जनता नहीं देगी। ये सब अखिलेश यादव की तरफ से आता है, चूंकि वही ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। वो एक बहुत बड़े तबके को बड़ा वोट बैंक मांगते हैं, जिनके लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया, और वो चाहते हैं कि वो उनका वोट बैंक इसी तरह से बना रहे। पाकिस्तान सबको पता है हमारा दुश्मन है, लेकिन बार बार वो इस मुद्दे को उठा के ला रहे हैं, हम इस मुद्दे को। जहां एक तरफ काबीनी वजीर संजीव बालियान मेरठ में बीजेपी मीडिया सेंटर में प्रेस को खिताब कर रहे थे, समाजवादी पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे थे और बीजेपी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा बुलंद कर रहे थे, वहीं कमिश्नरी चौराहे पर ब्राह्मण समाज के लोग मरकजी वजीर संजीव बालियान का पुतला नजर आतिश कर रहे थे। वर्ल्ड ब्राह्मण फाउंडेशन ने संजीव बालियान पर ब्राह्मण्स के खिलाफ नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए माफी मांगने का मुतालबा किया। ब्राह्मण समाज के इन लोगों का कहना है कि संजीव बालियान का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ब्राह्मण समाज के खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी की हिमायत करने वाला ब्राह्मण समाज अब खुद को बेइज्जत महसूस कर रहा है और इस तरह के लीडरान के खिलाफ पार्टी आला कमान से कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है। संजीव बालियान जी ने हमारे समाज के लिए, हमारे ब्राह्मण समाज के लिए अब शब्द बोल रहे हैं, और जो है जो हमसे सहन नहीं हो पा रहे। कल से ही हम पे ये वीडियो आई है, इससे हमें अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, और इसके खिलाफ हम जो भी हमसे कार्रवाई होगी, हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी जी और जेपी नड्डा जी से, लोगों को, ऐसे लोगों को कम से कम जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, उनको कम से कम उनके लिए कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करें, जो भी उनसे होता है। चुनाव में क्या करने जा रहे हैं? नहीं होती तो हम इस चुनाव में हम बीजेपी का ही विरोध कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व उत्तर प्रदेश हुकूमत में वजीर ठाकुर आर राज सिंह ने एक मरतबा फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव का मुआजना मुगल बादशाह औरंगजेब से किया। उन्होंने कहा कि जैसे औरंगजेब ने अपने बाप को कैद किया था, उसी तरह आज अखिलेश यादव ने अपने वालिद मुलायम सिंह यादव को कैद कर दिया है। वो जब चाहते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं और जब चाहते हैं घर में कैद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश मुलायम की इज्जत भी नहीं करते। देखिए, अखिलेश यादव औरंगजेब हैं ये दूसरे, और जैसे औरंगजेब ने अपने बाप को कैद करके मार के खिपरा में पानी पिलाते थे, ऐसे ही आदरणीय मुलायम सिंह जी को उन्होंने कैद कर दिया है, उनको बंद कर दिया है, घर में बंद है आदरणीय मुलायम सिंह जी। जब चाहते हैं जब बुला लेते हैं, जब चाहते हैं जब उनको घर में बिठा देते हैं। तो इसलिए ऐसे औरंगजेब के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। आदर सम्मान नहीं करते ये क्या अखिलेश जी का, अखिलेश इनका, मुलायम का? नहीं करते, वो सेवा कर रहे होते तो आज प्रतीक यादव की पत्नी हमारे बीजेपी में नहीं आई होती। आज प्रतीक यादव की अपर्णा यादव जो हैं बीजेपी में इसलिए आई हैं कि सेवा वो कर रही हैं, और ये तो औरंगजेब हैं। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में सियासी पार्टियां अपने हरीफ को मात देने के लिए हर हरबा इख्तियार कर रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के साबिक सदर और कांग्रेस लीडर सलमान इम्तियाज को पार्टी ने अलीगढ़ की शहर असेंबली हलके से अपना उम्मीदवार बनाया है। सलमान ने पर्चा भी दाखिल किया, लेकिन उसके बाद ही उनके खिलाफ गुंडा एक्ट में जिला बदर की कार्रवाई की गई। ऐसे में अब सलमान की अहलिया ने इलेक्शन का मोर्चा संभाल लिया है और वो लोगों से अपने शौहर को वोट करने की अपील कर रही हैं। शहरियत तरमीमी कानून की तहरीक में अहम रोल अदा करने पर सलमान इम्तियाज पर मुतअद्दिद मुकदमे दर्ज हुए थे, अब उन पर कार्रवाई हो रही है। शाहजहांपुर में पर्चे नामजदगी का सिलसिला जारी है। इस दौरान एक उम्मीदवार अनोखे अंदाज में पर्चे नामजदगी दाखिल करने पहुंचा। शायद सीट के लिए बेद राजकिशन अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करने पहुंचे, वो भी पीपीई किट पहनकर। इस दौरान वो लोगों को कोरोना से बेदार करते हुए भी नजर आए। उनका मुकाबला 8 बार के रुकने असेंबली सुरेश खन्ना से होना है। उन्होंने कहा कि अगर वो जीत गए तो बताएंगे कि एक रुकने असेंबली की ताकत क्या होती है और वो अपने हलके में क्या क्या कर सकता है। बेदराज किशन वार्ड मेंबर से लेकर सदर जमहूरिया तक इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई है। इससे कबल वो अर्थी पर लेटकर, घोड़े पर बैठकर, दूल्हा बनकर, भैंस पर बैठकर, यमराज बनकर भी पर्चे नामजदगी दाखिल कर चुके हैं। मेरे यहाँ कोरोना वायरस किस तरीके से फैला हुआ, कचहरी में आज जाने कितने लोगों को हो चुका है। हमें भी बचाना है और आप लोगों को भी बचाना इस वायरस से और जनता को भी।
मैं शाहजहाँपुर से जैसे ही जीतूंगा सबसे पहले 75 रुपये किलो सरसों का तेल जो 200 रुपये में बिक रहा है, 1000 रुपये में जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपये में अपने विधायकी का मैं बताऊंगा क्या होता पावर विधायकी का। और हर बच्चों को नगर पालिका में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक मोबाइल अपने खाते से, और यहाँ तक के उसका जो चुंगी के बच्चे उनको देंगे और मदरसा के बच्चों को भी। फिलहाल इंतखाबी जंग में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कौमी यौम राय दहिंदगान के मौके पर कानपुर के एक ग्राउंड में सर्वधर्म समाज की जानिब से वोटर बेदारी मुहिम चलाई गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहब के लोगों ने आवाम से अपील की कि वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल जरूर करें। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में तकरीबन 35 लाख की आबादी जो मतदान करेगी उनको जागरूक करने का काम सभी धर्मों के लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग, सिख समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग मौजूद हैं और ये चाहते हैं कि जब इस बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो तो लोगों में इतनी बेदारी रहे मतदान को लेकर कि किस तरह से उन्हें सरकार चुनना है। आइए हम बात करते हैं किस तरह से वो लोग बेदारी ला रहे हैं, किस तरह से आप लोग जो है जागरूक कर रहे हैं लोगों को मतदान के लिए। सर, संपूर्ण देशवासियों को मतदाता दिवस पर, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और कानपुर संपूर्ण समाज को और लोगों को से निवेदन करना चाहते हैं कि 20 तारीख को कानपुर के अंदर जो मतदान होना है उसके लिए हर एक लोग सबसे पहले जाकर वोटिंग बूथ पे मतदान करें। खास तौर से देखा गया है सली साहब कि जिस तरह से जब मतदान का दिन होता है तो लोगों के वोटर लिस्ट के नाम गायब होते हैं, उसके लिए क्या किया है आप लोगों ने? देखिए, ये एक साजिश है। आरएसएस ने बहुत सुनियोजित तरीके से ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों के मतों को इस तरह से, कुछ के तो 25% नाम गलत कर देते हैं, 25% वोटर लिस्ट से गायब होते हैं, बच्चे 50% में जितने परसेंट वोट डालने जाते हैं उनको समय के अभाव के कारण मालूम हुआ 50%, तो कुल मिलाकर पूरी कम्युनिटी का 25% वोट पड़ता है, जिसके नतीजे में सांप्रदायिक ताकतें इस मुल्क के ऊपर काबिज हो रही हैं। हमें वोटरों को बेदार करना है। हमने इससे पहले भी वोटर आधार कार्ड और वोटर आईडी को दुरुस्त कराने का काम किया था और वोटर लिस्टों को दुरुस्त कराने का काम किया था। लिहाजा हम यही चाहेंगे कि जिनके वोटर बन गए हैं, वोट बन गए हैं, उनको उस दिन सारे काम छोड़ करके अपने वोट का इस्तेमाल संविधान बचाने वालों के हक में करना होगा, संविधान मिटाने वालों को इस देश से हटाना होगा। मतदान का अधिकार सबका अधिकार है, लेकिन जिस तरह से खामियां पाई जाती हैं, जो लोग वोट डालने जाते हैं कभी कभी वो वोट डाल नहीं पाते हैं क्योंकि उनका लिस्ट में नाम नहीं होता है, गलत होता है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि ये चीज़ें सुधर सकें? देखिए, हिंदुस्तान में चुनाव आयोग एक स्वच्छ, साफ, ईमानदार वाली संस्था है और पर्याप्त समय होता है चुनाव से पहले। तो जिस तरह से आपने देखा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर जिस तरह से इन लोगों ने ये तहरीक चलाई है, लोगों को बेदार करने के लिए किस तरह की बातें बताई हैं और ये भी कहा है कि मतदाता अगर जो है वहाँ पर पहुँचता है तो उसको दुरुस्त कराने की जो वोटर लिस्ट में नाम की ज़रूरत है ताकि लोग ये जागरूक हो सके, सही सरकार चुन सकें। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कन्नौज की छिबरा मऊ असेंबली सीट के लिए एसपी उम्मीदवार के ऐलान के बाद से हंगामा जारी है। एसपी ने यहां से अरविंद सिंह यादव को चौथी बार मैदान में उतारा है, जिसके बाद सबसे मजबूत दावेदार समझे जाने वाले ताहिर हुसैन सिद्दीकी बगावत पर उतर आए हैं। उनके हजारों हामी सुबह से ही उनकी रिहाइशगाह पर जमा थे। साबिक एमएलए ने एसपी पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि एसपी ने टिकट देने का यकीन दिलाया पर आखिरी वक्त में धोखा दिया। ताहिर हुसैन ने कहा कि हामियों की राय लेने के बाद फैसला किया जाएगा कि किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है। पार्टी मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें बराबर आश्वासन दिया। पहले दिन से ही हमसे कहा कि छिबरा मऊ तुम्हें लड़ाएंगे, तुम ही वहां से जीत सकते हो और तुम्हारी वजह से और भी हमारी सीटें जीतेंगी, और हमें आश्वासन दिया। उसके बाद हमारे साथ धोखा किया और ये धोखा जनता के साथ किया गया है। तो चुनाव आप लड़ेंगे मतलब क्या होगा? जनता का जो मशवरा होगा, जो राय होगी,
जो राय बनेगी, जनता कहेगी चुनाव लड़ो तो हम चुनाव लड़ेंगे, जनता कहेगी कि निर्दलीय लड़ो तो हम निर्दलीय लड़ेंगे, जनता जिस पार्टी से कहेगी उस पार्टी से। सियासत भी क्या क्या खेल दिखाती है, कभी सख्त हरीफ रहा, कब हलीफ बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। 4 बार से रुकने असेंबली और बीजेपी हुकूमत में वजीर रहे धर्म सिंह सैनी अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और वो अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए इमरान मसूद के साथ पहुंचे थे। इमरान मसूद और सैनी हमेशा से ही एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, पर अब दोनों साथ साथ अवाम से वोट मांगते दिख रहे हैं। सैनी ने कहा कि इमरान मसूद का साथ है, एकतरफा जीत यकीनी है। नकुड़ विधानसभा से 4 बार के विधायक डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हमारे साथ में है। आज वह इमरान मसूद के साथ नॉमिनेशन भरने गए, लेकिन कभी 2 चुनाव आप आमने सामने लड़ चुके हैं, आज उसके बारे में क्या कहना है? देखो, आज उनके बारे में ये क्या कहेंगे, मैं कह रहा हूँ हम लोग पोल वोट का जो टोटल पोल वोट है, उस पोल वोट का हम लोग 1,80,000 पार खड़े हुए हैं। तो नकुड़ विधानसभा तो वॉक ओवर है, वहाँ कुछ कोई चुनाव के अंदर स्थिति नहीं है, बहुत भारी बहुमत के साथ जीतेंगे और सहारनपुर की 7 विधानसभा जीतेंगे। डॉक्टर साहब, आप ये बताएंगे कि आप लगातार पहले बसपा से चुनाव लड़े, मंत्री रहे, फिर भाजपा में आए, भाजपा में मंत्री रहे, अब जैसे ही मौसम आपने देखा कि समाजवादी का आता हुआ नजर आ रहा है, आपने फिर से पार्टी बदली और समाजवादी पार्टी में चले गए। मैं पहले तो आपका दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आप खुद कह रहे हैं कि मौसम समाजवादी पार्टी का है। ये अच्छे तरीके से आप प्रचार करिएगा। मैंने बार बार कहा है कि जब कोई दमनकारी सरकार को हटाना हो तो सेकुलर लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और सेकुलर ही प्लेटफार्म देखना पड़ेगा, और वो सेकुलर प्लेटफार्म केवल समाजवादी पार्टी थी, अखिलेश यादव जी थे, इसलिए मैंने पार्टी बदली। क्या ये बात आपको पूरे 5 साल चुनाव से ठीक पहले पता लगी? देखिए, पूरे 5 साल पहले नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सरकार में रहते हुए पूरे देश के किसी भी प्रदेश के और केंद्र के और प्रदेश के किसी मंत्री या भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं थी, कार्यकर्ता की या मंत्री की, कि वो किसान बिल पर बोले। मैं सरकार में रहते हुए किसान बिल वापसी के लिए सरकार से अपील की और आप लोगों के माध्यम से भी की है और वैसे भी प्लेटफार्म पे की है, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो वो दर्द था किसानों का, बेरोजगार युवाओं का, गरीब लोगों का, छोटे व्यापारियों का, मैंने बोली, सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ बोली है। तो मेरे पर यह आरोप नहीं लगा जा सकता कि मैं सरकार में रहते हुए सरकार क्या नाम ये दर्द मुझे पहले क्यों नहीं महसूस हुआ। मैं आप लोगों के प्लेटफार्म पर आकर के मैं बोला हूँ। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का साफ तौर पर कहना है कि भाई इमरान मसूद हमारे साथ में है और हमारी प्रचंड जीत होगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ देवेश त्यागी, न्यूज 18 सहारनपुर। इंतखाबी रैलियों पर पाबंदियों के चलते पार्टियां मुख्तसर प्रोग्राम का इनेकाद कर रही हैं, घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। गाजियाबाद के लोनी सीट के लिए पहलवान बबीता ने नंद किशोर गुर्जर के लिए वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने कारकुनों से अहद लिया कि जो राम को लेकर आए हैं हम उन्हें लाएंगे। इस दौरान इन्होंने हुकूमत की हुसूलियाबियों का भी जिक्र किया। गाड़ियों तक भी लाइट पहुंची हुई है ना। अगर ट्रांसफार्मर खराब भी हो गया तो 2 घंटे में नया भी आ जाता है ना। तो ये हमारे सरकार की उपलब्धियां हैं। सोच ईमानदार, काम दमदार। तो ये वो सोच है जो काम करके दिखाती है और काम के दम पे ही आप लोगों से हम वोट मांगने आते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो थी वो गुंडागर्दी की थी। लोग अंधेरे में भी रह लेते हैं, उसको भी अंधेरे को भी झेल लेते, लेकिन उससे भी बड़ा घोर अंधेरा वो गुंडागर्दी का था। आप लोगों ने तो झेला है भाई, मैं तो सुन के ही आ रही हूं। मैं तो सुनती थी कि बोले अगर आदमी रात के अंधेरे में चला जाता था तो कब किस टाइम गायब हो जाता पता ही नहीं चलता था। आपके तो छोड़ो, हम तो हरियाणा में सुनते थे, बोले अगर जब रात के अंधेरे में चला गया तो यूपी में तो मिलना मुश्किल है। इंतखाबी तशहीर पर कई तरह की पाबंदियां हैं। कोरोना गाइडलाइन के चलते घर घर जाकर लीडरान तशहीर कर रहे हैं। संभल में एसपी ने इंतखाबी मुहिम का अनोखा तरीका ईजाद किया है। शहर के चौक पर पैम्फलेट और डिस्प्ले बोर्ड लेकर समाजवादी पार्टी को वोट देने की आवाम से अपील की जा रही है। समाजवादी के स्टूडेंट लीडर कफील ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायत दी हैं उस पर अमल करते हुए वो अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं।
यही अपील कर रहे हैं, ये लिख रहा है इसमें, यूपी की जनता को सब याद है, यूपी से भाजपा साफ है। जो कोरोना काल के अंदर जो जनता हजारों किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर जिनके पैरों में छाले पड़ गए और अपने घर पहुंचते पहुंचते मर गए, आज वही भाजपा सरकार अपने प्रचार के लिए कई सौ गाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है। हम सवाल करना चाहते हैं कि वो सरकार की गाड़ी उस टाइम कहाँ थी जब जनता पैदल चल रही थी। आज प्रचार का टाइम आया, आप लोग गाड़ियां निकालना है, आप लोग रैलियां निकालना है, लेकिन जब जनता भूखी मर रही थी, सड़कों पर पैदल चल रही थी, तो आपके पास ना गाड़ी थी, ना बसें थी, ना रैली के लिए, ना खाने के लिए कुछ था। अब आप पैसे सब काम कर